हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बेबस लड़की की कहानी में देखा कि किस तरह संजना को गोली लग जाती है। आइए आगे के भाग में सुनते हैं कि उसके साथ क्या होता है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं फूलों की सेज में सोई हुई हूँ। मैं उठकर खड़ी हो गई। मेरी नज़रों को अब भी यकीन नहीं था। ज़मीन में हर तरफ फूल ही फूल थे। हर तरफ फूलों की धीमी धीमी खुशबू फैली हुई थी और मुझ में और इन वादियों में फूलों की वर्षा हो रही थी। मैंने खुद को देखा कि मैं किसी राजकुमारी सी एक गुड़िया की तरह सजी हुई थी। दूध से नहाया चांद एक अजीब ही सफ़ेदी बिखेर रहा था। मैं आगे बढ़ने लगी। मेरे जोड़ों में बंधी जालीदार सफ़ेद कपड़े ज़मीन से घर्षण करती और फूलों को समेटती हुई मेरे साथ चल रही थी। मैंने सर उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ फैलाकर उन सर्द खुशबूदार ठंड फिजाओं को अपनी सांसों में महसूस करते हुए आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगी। जब मैं रुकी और अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने एक बड़े से आईने में मैंने खुद का अक्स देखा। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं समझ गई कि ये सब कुछ मेरे लिए मेरे श्याम के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर अचानक मेरी नज़रें मेरे श्याम को ढूंढने लगी, क्योंकि मेरे लिए श्याम से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये वादियों, ये मेरी सौंदर्य, श्याम के बिना सब कुछ खाली खाली थी। मगर श्याम मुझे कहीं नहीं देख रहे थे। मेरी निगाहें उन्हें ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये क्या हो रहा था? खिला हुआ चाँद बादलों में छिपने लगा। एक अजीब सी धुंध छाने लगी। सब कुछ धुंधला होने लगा। मैंने अपनी आंखें मूंद ली और अपने दोनों हाथों को जोड़े मन ही मन भगवान से बस एक बार श्याम से मिला देने की प्रार्थना करने लगी। जब मैंने अपनी भीगी पलकों को खोला तो मेरी खुशियों को, मेरे जज्बातों को मानो पर लग गए। श्याम का मुस्कुराता हुआ चेहरा इस भून से चांद की तरह हौले हौले उदय हो रहा था। वो मेरे पास बढ़ रहा था। मेरी दुनिया मेरे सामने थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसके तरफ बढ़ा दिए। बस दिल की आखिरी कसक यही बची थी कि उन्हें दिल भर के गले से लगा लूं, लेकिन ये क्या? वो रुक क्यों गया? और ये लोग कौन हैं? सफ़ेद चादर में लिपटी हुई कुछ परछाइयाँ मेरी ओर बढ़ने लगी। श्याम का चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। वहाँ फैली धुंध उसे अपने अंदर फिर से समा रही थी। मैं दौड़कर उसे पकड़ लेना चाहती थी, मगर उन परछाइयों ने मुझे जकड़ लिया था। मैं बेसुध और बेबस श्याम श्याम पुकार रही थी। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और चीखने लगी, छोड़ दो मुझे, मैं श्याम को छोड़कर नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। इस चीख के साथ मैं उठकर बैठ गई। सामने श्याम कर रहा था, लेट जाओ संजना, लेट जाओ। मैं हॉस्पिटल में थी, मैं जिंदा थी। श्याम मेरे सामने था। बिना सवाल ही मेरे सामने सारे जवाब थे जो मेरी रूह को बेतहाशा खुशियाँ दे रहे थे। मैं समझ पा रही थी कि मैंने कर दिखाया। मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया है और मैं अब देख पा रही थी कि श्याम मेरे माथे को चूम रहा है। फिर श्याम ने मेरे गाल में हाथ फेरते हुए कहा, संजना, डॉक्टर ने तुम्हें बात करने से मना किया है। आज पूरे 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। फिर से एक बार सुनो, डॉक्टर ने तुम्हें बात करने से मना करने के लिए कहा है। मैंने जैसे ही श्याम से कहना चाहा, श्याम ने अपने हाथ मेरे लबों पर रख दिया और कहा, चुप। बोला ना, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हारे आंखों में सब पढ़ रहा हूँ। मैं शायद इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे तुम जैसी लड़की मिली। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कर ली ना अपने मन की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें जी नहीं पाता यार। उसकी बातों से और उसकी आंखों से बेपनाह मोहब्बत बरस रही थी। मेरी आंखों की दरिया सरोवर हो चुकी थी। मेरे दिल में उमड़ती बेशुमार मोहब्बत ने मेरे आंसुओं को आज़ाद कर दिया। मैं लेटी हुई अपने कानों के गलियारे में रुखसत होती अपनी ठंडे आंसुओं को महसूस कर रही थी। मेरी खुशियों ने सारी सीमा लांघ दी थी। श्याम मेरे सर को सहलाते हुए अपने रुमाल से मेरे बहते हुए आंसू पोंछ रहा था। उसने अपने मोबाइल निकाल कर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और मेरे सामने दिखाते हुए कहा, देखो ज़रा कैसी दिख रही हो तुम, खूबसूरत संजना। मैंने देखा मेरा काजल मेरी आंखों के चारों ओर बिखर गए थे। मैं रोते रोते हंसने लगी। तभी इंस्पेक्टर खान वहाँ आ गए और उन्हें देखकर डरती उससे पहले ही उन्होंने कहा, संजना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी कुछ किया है अपने अजमत, अपनी इज्जत को बचाने और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए किया है। मैंने चार्जशीट में लिख दिया है। और उस शबनम बानो ने आपको अगवा किया था, आपके श्याम से मदद मांगी थी और आपको काबू में करने की कोशिश करते हुए शबनम और उसे 2 गोली मार गए। उसकी कोठी को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हमने आपकी हिम्मत की वजह से वहाँ से कुल 80 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। उन सबके लिए आप देवी का अवतार में उतरी हूँ। सबने आपके हक में गवाही दी है। फिर उन्होंने
श्याम की तरफ सर घुमाते हुए कहा, आप बहुत खुशनसीब हो मिस्टर श्याम जो आपको इस जैसी बहादुर लड़की मिली है। श्याम मुस्कुरा रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने इंस्पेक्टर खान से थैंक यू सर कहा तो उन्होंने मुझे चुप करते हुए कहा, संजना आप मुझे नहीं अपने इस मिस्टर श्याम को थैंक्स कहो। अगर इन्होंने उस पुराने थानेदार का तबादला नहीं करवाया होता तो शायद मुश्किलें आसानी से कम नहीं होती। श्याम ने मुझे आंख मारा और मैं हंसने लगी। फिर श्याम ने मुझे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे पिता और माँ मेरे सामने खड़े थे। खुशियाँ छलकाती आंखों से मैं रोने लगी। आज मुझे मेरी दुनिया मिल गई थी। न जाने कब तक मैंने अपने माता पिता को गले से लगाए रखा। आज शाम से मेरी शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक फूल जैसी 1 साल की बेटी है। मेरी छोटी सी फैक्ट्री अभी भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी पर अब तेज़ी से फल फूल रही थी और कई परिवार का रोजी रोटी का जरिया बन गया था। लेकिन सबसे ख़ास बात ये थी कि अभी इनमें सारी बेसहारा और चोट खाई हुई मगर मजबूत लड़कियां थीं। ये सब कितना हसीन है ज़िंदगी, जब आपसे बहुत कुछ छीनती है तो आपको बहुत कुछ लौटाती भी है। इन 2 सालों की मीठे ख्यालों में मैं गुम हो गई, भूल गई थी कि प्यास कढ़ाई में जलने लगी थी। शाम ने आवाज़ देकर मुझे मेरे ख्यालों से बेदखल करते हुए कहा, जाने मन प्यास की जली हुई सौंधी खुशबू ने सारा घर महका उठा है। वैसे राजकुमारी जी क्या बना रही हैं आप? मैंने कहा उप्स कहते ही जल्दी ही मैंने गैस बंद किया और कढ़ाई को उतारती हुई शाम से बोली, पहले नहीं आ सकते थे आप? देखो तो प्याज जल गए और आपको इससे भी सौंधी खुशबू आ रही है। सब आपकी वजह से हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे से मेरे कमर में रखा और गली में अपने होठों से सहलाते हुए कहा, राजकुमारी साहिबा प्याज आप जला रही थी, मैं नहीं। मैं गुस्से से उसके तरफ मुड़ी और कहा, अच्छा मेरी गलती है, रुको बताती हूँ। श्याम हंसते हुए भागने लगा। फिर मैं हंसते हुए हम दोनों पलंग पर गिर गए। श्याम ने हाँफते हुए कहा, किसी ने सही कहा है। मैंने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, क्या कहा है? बोलो क्या कहा है किसी ने? उसने कहा, यही कि आदमी 1000 करोड़ का भी मालिक बन जाए मगर पत्नी के सामने चूहा ही होता है। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने श्याम से कहा, श्याम मैं सोच रही थी कि राम के लिए इतना सज़ा काफ़ी है। अब वो समझ सकता कि एक औरत होना क्या होता है। श्याम ने मुझे देखा और कहा, तो चलो उसे आज़ाद कर दो। उसने तुम्हें 2 साल कैद में रखा और अब वो पिछले 2 सालों से तुम्हारे कैद में है। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ डॉक्टर ने मुझे खबर भिजवाया था कि वो अब बिल्कुल बदल गया है। मगर श्याम ने झट से पूछा, मगर क्या? मैंने कहा, उसे आज़ाद होने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं श्याम और प्यारी गुड़िया बेटी रीमा को उसके नाना नानी के घर ले जाने के लिए निकल पड़े। मगर ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल में मेरी आंखों को उस राम को देखने की जिद थी। इसलिए मैंने श्याम से कहा, श्याम पिताजी के घर जाने वाले ही रास्ते में कहीं उस राम को बंद कर के रखा गया है। देखो मैप, बस कुछ जगह को उसका नाम से दर्शाया गया है। मुझे मैप वैप वैसे समझ में नहीं आता है। श्याम ने कार को एक साइड किया और मैप को देखते हुए कहा, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अब तक उसके रख रखाव में हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। उसे पुलिस के हवाले कर देती तो अच्छा होता। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, वो कानून को नहीं मेरा मुजरिम है श्याम। वो कानून का नहीं मेरा मुजरिम है श्याम। इसलिए उसे उस हाल में ला ला दी हूँ कि अब औरतों की मर्यादा करना कभी नहीं भूलेगा। और हाँ एक बात और, मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिससे कि वो कभी समझ पाए कि उसके इस हाल के पीछे कौन है। बस मैंने उसे फ़ोन किया था और वो किसी लालची कुत्ते की तरह हड्डी लपकने के लिए दौड़ पड़ा। श्याम उस इंसान ने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को महज एक तमाशा बना दिया था। उसकी वजह से कई लड़कियां अपने जान गंवा चुकी हैं। और मुझे बीच में ही रोता हुआ श्याम ने कहा, बस करो राजकुमारी। हम यहाँ से कुछ आगे बढ़कर गाड़ी को बाएं घुमाने लगे। मुझे खुशी है कि तुम उसे आज़ाद कर रही हो। वैसे भी हम अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं। वैसे एक बात पूछूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। तो उसने कहा, यार एक बात बताओ, जीपीएस के ज़माने में तुम ये मैप क्यों देख रही हो? मैं ज़ोर से हंसने लगी और कहा, मेरे बोलू जानू, तुम्हें क्या लगता है मुझे फ़ोन यूज़ करना चाहिए था? एक्चुअली मैं इस कहानी की नायिका हूँ, तो मैं इस तरीके की बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ बता। श्याम ने गाड़ी रोकी और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करो ए हुस्न की मलिका, ये देखो तुम्हारी मंजिल आ गई। मैंने श्याम ने आंखें बड़ी करके देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये वही जगह है? श्याम ने मैप देखते हुए कहा, मेरी भोली जानो, इस मैप में देखो यहाँ लिखा है
बड़े से बरगद के पेड़ में छोटा सा बोर्ड लगा हुआ, उसी के ठीक सामने वाले छोटे से मकान में आना है। तो जाहिर है यही वो बरगद का पेड़ है और इसके ठीक सामने ये छोटा सा पुराना मकान भी है। मैं हंसने लगी और अपने चेहरे में नकाब लगाती हुई उस घर की तरफ बढ़ गई। श्याम ने आवाज़ देकर कहा, जल्दी आना। मैं उस मकान तक पहुंच चुकी थी। वहां मेरी मुलाकात डॉक्टर सक्सेना से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तो आप ही हो आयशा सलीम, खुशनसीब हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात हो पाएगी। मैंने कहा, जी डॉक्टर साहब, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। आपके लिए एक आसान काम था। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे लिए ये कर देंगे। शुक्रिया। डॉक्टर सक्सेना ने मुझे कहा, मैडम ये काम मैंने पैसों के लिए किया है, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। मैंने सक्सेना हॉस्पिटल के कई स्टाफ, डॉक्टरों की पूरी टीम का नतीजा है। हमारा तो काम ही यही है। हमने अब तक अनगिनत आर्गन ट्रांसप्लांट किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा इसकी काली बाजारी बड़े पैमाने में होती है और हम तो इसके बस एक छोटे से हिस्सा भर हैं। खैर, आप उस खिड़की से उस राम को देख लीजिए। इससे वो बाहर तो नहीं देख सकता, मगर आप अंदर देख सकते हैं। अंदर से लोहे की जाली लगी है ताकि वो गिलास को तोड़ ना पाए। मैं अंदर एक रूम में गई और डॉक्टर सक्सेना के बताए खिड़की की तरफ मुड़ गई। मैंने देखा राम अब पूरी तरह से रामयानी बन चुका है। उसके लंबे सिल्क बाल बड़े सुरौल उभार और पीछे का कुल्हा भी बड़े हो गए थे। उसके हाथों में खूबसूरत चूड़ियाँ, कानों में बड़े झुमके और पैरों में पायल भी थी। उसकी आंखें, उसकी स्किन, उसकी पतली कमर बहुत ही मुलायम लग रहे थे। उसने पीले कलर का एक छोटा सा चोली और घाघरा पहन रखा था। उसकी होठों की लिपस्टिक, माथे की बिंदिया और कसे हुए सीने की दरार साफ झलक रही थी। वो बिल्कुल एक लड़की बन चुकी थी। मैंने उसकी नज़ाकत को कुछ देर निहारने के बाद उस डॉक्टर की तरफ देखा। उसने बिना मेरे कुछ पूछे ही बताना शुरू कर दिया। क्या देख रही है मैडम, ये सब पॉसिबल हुआ है मेडिकल साइंस की वजह से। जब ये यहाँ था तो 24 साल का रहा होगा, मगर अब शायद 26 से 27 साल का है। पूरे 18 महीने हमने इस पर हार्मोन चेंज थेरेपी किया था और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से इसके अंदर लड़कियों वाली सारी गुण आ गई, जैसे कि शर्माना, सजना, संवरना इत्यादि। इससे कुछ महीने के बाद हमने इसका ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई और फाइनली इसका वो भी अब लड़कियों वाला है, बस बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। मैंने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर साहब ये सब मुझे मत बताइए। ये बताइए कि ये क्या इसने आपको देखा है? डॉक्टर सक्सेना ने कहा, नहीं, अभी तक मैंने इसे बेहोशी वाला इंजेक्शन और बंदूक के खौफ में ही रखा है, लेकिन अब इसका क्या करना है? मैंने कहा, अच्छी बात है, अब आप इसे शकुंतला महिला आश्रम के पास छोड़ दीजिए। आपका इनाम आपको मिल जाएगा और हाँ, ये 20,000 रुपये भी इसके बैग में रख देना। डॉक्टर ने झट से कहा, मगर मैडम, आपने तो कहा था इसे हाल में पहुंचाकर आप इसे दर्द देंगी और ख़त्म कर देंगी। मैंने सीधे लफ्ज़ों में कहा, मैंने इरादा बदल दिया, इसलिए तो मैंने इनाम देने की बात की। रकम आपको हॉस्पिटल के दान पेटी में पहुंच जाएगी। बस ख्याल रखिए ये सही सलामत वहां तक पहुंच जाए, वो भी आज रात ही। और हाँ, इस घर के बारे में इसे कभी मत पता चलने दीजिएगा, समझ गए ना? डॉक्टर ने चापलूसी वाले अंदाज में कहा। आयशा मैडम, कभी ज़रूरत पड़े तो याद करना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कार की ओर बढ़ गई। श्याम ने कार का दरवाज़ा खोला और कहा, हो गई तो अब चलें? वैसे कैसा दिख रहा था पूछूं या कैसी दिख रही थी पूछूं? हम दोनों हंसने लगे। हमारी कार अब मेरे मैके की ओर बढ़ने लगी थी। माँ और पिताजी से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। फिर ना जाने उनसे कब मुलाकात होगी। 2 दिन मायके की यादें बटोर कर हम वापस अपने घर आ चुके थे। आज मैं और श्याम बहती हुई गंगा की एक खूबसूरत से ब्रिज में खड़े उसकी बहती धारा को निहार रहे थे। मैंने श्याम से कहा, श्याम, कितना अजीब है ना, गंगा माँ की कोई गलती नहीं होती, मगर फिर भी लोग इन्हें मैली कर देते हैं। श्याम ने मेरे उड़ते हुए बालों को मेरे कान के पीछे करते हुए कहा, और तुम संजना, तुम भी इस गंगा की तरह हो। कोई कितना भी कुछ कर ले, गंगा को छूकर तो सकता है, मगर उसकी पवित्रता को कभी मैली नहीं कर सकता। वैसे बैग तैयार कर लो, हम लंबे समय के लिए जाने वाले हैं। मैं खुश थी, मुझे श्याम जैसा साथी मिला था। मैंने श्याम से कहा, श्याम, मैंने पता किया कि रामायणी उस महिला आश्रम में थी और शायद बहुत दिनों के बाद उसने पूरे कपड़े पहने होंगे। अब उसे एहसास होगा कि समाज की छिछोरी नज़रों से बचने में कैसा लगता है। उसे उसकी किए की सज़ा मिल गई।
बस एक काम बाकी रह गया। श्याम ने हैरत से मुझे देखा और कहा, अब कौन सा काम बाकी रह गया है? मैंने श्याम के हाथों को सहलाते हुए कहा, हाँ श्याम, एक काम। जिस डॉक्टर ने राम के साथ ऐसा किया है। श्याम ने कहा, क्या बक रही हो? सही कह रही हो, उससे भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना। उसने ना जाने कितनी ही जिंदगियों को गैर कानूनी रूप से कुचल डाला है, सिर्फ पैसों के लिए। उसने ना कभी मुझे देखा ना जाना, बस पैसों के लिए मेरे बताए काम करता रहा। श्याम ने कहा, मगर संजना, उसके पास तुम्हारे खत हैं, संदेश हैं। मैंने हंसते हुए कहा, खत किसने कहा? खत किसने कहा? मैंने कुछ ही बार उसे खत भेजा था, वो भी प्यास के अर्क से लिखकर, जिसे पढ़ने के लिए उसे आग में जलाना पड़ता है। वो खत अब राख है श्याम, क्योंकि उसे बस जलते हुए ही पढ़ा जा सकता है। श्याम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने बड़ी आस्था से कहा, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल था ना, अरे वो जिसका नंबर मैंने तुम्हें दिया था, उसमें इंटरनेट भी था। मैंने उसी में पढ़ा था कि छुपी हुई खत लिखने का आसान तरीका यही है। इस पर श्याम ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और पूछा, चलो मान लिया कि वो लोग मुजरिम हैं, मगर तुम साबित कैसे करोगी? बोलो बोलो, अब बोलो। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी और अपने बैग से उसी मोबाइल निकाला और कहा, ये देखो, ये वही मोबाइल है। उस डॉक्टर की सारी बातें मैंने इसमें छुपाकर रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके कबूलनामे का वो हिस्सा है। श्याम ने कहा, इंस्पेक्टर खान? मैंने कहा, यस। और फिर मैंने उस वीडियो का एक हिस्सा जिसमें डॉक्टर सिन्हा अपनी जुर्म की कशीद पढ़ रहे थे, उस इंस्पेक्टर खान को फॉरवर्ड कर दिया। इंस्पेक्टर खान ने वीडियो देखते ही रिप्लाई किया और लिखा, आप कौन है? मैंने जवाब दिया, एक बेबस लड़की। और उस मोबाइल को बंद करके गंगा को समर्पित कर दिया। और अब श्याम का हाथ थामे मैं जिंदगी की दूसरी चुनौतियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गई। इसी के साथ दोस्तों, ये आज का अंतिम भाग था। बेबस लड़की की कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी और ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है कि किस तरह एक लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के झांसे में आती है, किस तरीके से एक लड़के के झांसे में आकर वो उससे प्यार करने लगती है और किस तरीके से वो लड़का उसके विश्वास को तार तार कर देता है और उसे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल देता है। लेकिन वो जो बेबस लड़की थी, वो किस तरीके से अपने आप को ताकतवर बनाती है, इस समाज से लड़ती है और कैसे उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलता है जब उसकी ज़िंदगी में श्याम आता है। और वो किस तरीके से उन सारे लोगों से बदला लेती है जिस तरीके से जिन लोगों ने उसे इस जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेला था। ये कहानी आशा करती हूँ आपको प्रेरणा देती है और ख़ासकर सारी लड़कियों को कि अपनी आंखें खुली रखें और इसी तरह किसी पर भी विश्वास ना करें। आज के ज़माने में किसी पर विश्वास करना सबसे बड़ी गलती है। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करता और अगर विश्वास करना है तो अपने माँ बाप पे करिए और अपने संस्कारों पे करिए और किसी पर भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं एक अगली कहानी में। धन्यवाद।